नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग 1 पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 3 प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले हम इस अध्याय के जो लेखक है उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और उसके बाद में इस पाठ में बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। सत्यजीत राय जो है, इनका जन्म 1921 ईस्वी को कोलकाता जो पश्चिमी बंगाल राज्य में पड़ता है वहाँ होता है। फिर इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं उनके बारे में बातें करते हैं। ये एक फिल्मकार भी हुए हैं। अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाकाबायन, पथेर पांचाली जो है ये बांग्ला भाषा में है। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी भाषाओं में इनकी चर्चित फिल्में रही हैं। फिर इनकी कुछ रचनाओं की बात करें कि ये फिल्मकार ही नहीं थे बल्कि एक रचनाकार भी माने जाते हैं। तो इनकी रचनाओं में आती हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। फिर इनको इन रचनाओं और फिल्मों के कारण कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। वो हैं फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1992 ईस्वी को होती है। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में माने जाते हैं। इनके निर्देशन में इनकी पहली फिल्म पथेर पांचाली जो बांग्ला भाषा में थी वो 1955 ईस्वी को प्रदर्शित हुई थी। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले भारतीय निर्देशक इनको बना दिया इस फिल्म ने। इनकी पिक्चर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग मानी जाती है। इन फिल्मों के जरिए उन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है। ध्यान देने की बात है कि उनकी ज़्यादातर फिल्में जो थी वो साहित्यिक कृतियों पर आधारित मानी जाती हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला में विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल माने जाते हैं। फिल्मों में पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा सत्यजीत राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का भी सहज संसार देखने को मिलता है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण जो है ये इनकी पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित माना जाता है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज हुई है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंबती हुई जान पड़ती है उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच हमारी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। अब हम इस अध्याय में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कालखंड, समय का एक हिस्सा। स्थगित मतलब रोका हुआ या कुछ समय के लिए मुलतवी किया हुआ। भाड़े पर मतलब किराए पर। कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता या तारतम्यता। सोर्स मतलब दृश्यों को शूट करना। साउंड रिकॉर्डिस्ट आवाज को रिकॉर्डिंग करने वाला। पुकुर मतलब पोखर। नवागत होना,
मतलब नए क्षेत्र या विषय को जानना। नदारद गायब। भात मतलब पके हुए चावल। बॉयलर होता है रेलगाड़ी के ईंधन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है। वास्तु सर्प होता है वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता कहते हैं। कक्षा 9 से 12 तक पद्य से संबंधित जितने भी अध्याय हैं वो आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे और गद्य से संबंधित जितने भी अध्याय हैं कक्षा 9 से 12 तक वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय नंबर 3। स्थगित मतलब रोका हुआ। इश्तहार होता है विज्ञापन। बुराई मतलब पागल जैसे। निर्भय मेघ रहित। पुकुर पोखर पाजी मतलब दुष्ट या पहरेदार। वास्तु सर्प होता है कुल देवता के रूप में पूजा जाने वाला सर्प। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्करण किससे संबंधित है? तो यह पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से। इस फिल्म की शूटिंग के समय लेखक कार्यरत था विज्ञापन कंपनी में। अप्पू की भूमिका के लिए लेखक ने इंटरव्यू रखा रास बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में किराए पर लिए एक कमरे में। फिल्म की शूटिंग का समय रखा गया था लगभग 2.5 साल तक। फिल्म में अप्पू की भूमिका के लिए इंटरव्यू देने आई लड़की का नाम क्या था? वो था टिया। अंत में अप्पू की भूमिका के लिए किसे तैयार किया गया? अपने पड़ोसी सत्यजीत राय ने अपने 6 वर्षीय पड़ोसी सुबीर बनर्जी को तैयार किया। दुर्गा ने उसकी बहन की भूमिका निभाई। फिल्म में 80 वर्षीय इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका किसने निभाई थी? वो निभाई थी चुन्नीवाला देवी ने। कलकत्ता से 70 मील दूर पालसित गांव में कौन सा दृश्य फिल्माया गया? काश फूलों से भरे मैदान में अप्पू दुर्गा द्वारा रेलगाड़ी देखने का दृश्य। पहले दिन दृश्य फिल्माया गया जगदात्री पूजा का त्योहार। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू के काश फूलों वाले वन में पहुंचे जाना। आर्थिक स्थिति के कारण 7 दिन बाद शूटिंग दल उसी जगह पहुंचा तो वहां क्या पाया कि पहले दिन शूटिंग हुई उसके बाद में सत्यजीत राय की जो आर्थिक स्थिति थी वो गड़बड़ा गई थी। तब 7 दिन बाद में उन्होंने दोबारा शूटिंग शुरू की। तब वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी काश फूलों को जानवर खा गए थे। फिर 1 साल तक शरद ऋतु का इंतजार उनको करना पड़ा उस सीन को पूरा करने के लिए। फिल्म की शूटिंग में सफेद काश फूलों पर काला धुआं छोड़ने के लिए किसकी व्यवस्था की गई? 3 रेलगाड़ियों की जो एक ही दिशा से आकर वहां धुआं छोड़े। शूटिंग में अनिल बाबू व भूपेन बाबू का क्या काम था? तो अनिल बाबू जो थे वो रेल ड्राइवरों के साथ इंजन में बैठकर शूटिंग वाली जगह पर रेलगाड़ी से धुआं छुड़वाते और भूपेन बाबू साउंड रिकॉर्डिंग का काम करते थे। बोडाल गांव में कौन सा दृश्य फिल्माया गया? अप्पू द्वारा मां सर्वजया के हाथों से भात खाना तथा बचा हुआ भात गमले में डालना जिसे बाद में भूलो नामक कुत्ते ने खाया था। समयाभाव व धनाभाव के कारण उक्त दृश्य 6 माह बाद फिल्माया गया कि कौन सा? भूलो की मृत्यु के बाद अन्य कुत्ते द्वारा उस दृश्य को पूर्ण किया गया। 6 महीने बाद में ये दृश्य पूर्ण हुआ। शूटिंग में मिठाई वाले व्यक्ति से संबंधित क्या समस्या आई? श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका अदा कर रहे थे। फिर धनाभाव के कारण वो उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लिया गया। धनाभाव के कारण कुछ दृश्यों के बाद में वो शूटिंग रोक दी गई परंतु कुछ माह बाद दोबारा शूटिंग की तैयारी शुरू हुई तो पता चला कि श्रीनिवास का देहांत हो चुका है। श्रीनिवास थे वो मिठाई वाले तो उससे मिलते जुलते आदमी से बाकी के दृश्य करवाए गए।
उन दृश्यों में उसका मुंह न दिखाकर सिर्फ उसके पेट दिखाई थी। मिठाई वाले दृश्य में दिखाया जाना था। पैसे न होने के कारण अप्पू व दुर्गा मिठाई नहीं खरीद पाते, तो वे उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर तक जाते हैं। साथ ही उनका भूलो नामक जो कुत्ता था वो भी उनके साथ दौड़ता हुआ जाता है। बारिश का दृश्य जो शरद ऋतु में फिल्माया गया था वो कौन सा था? दुर्गा भीगती हुई भाई के पास पेड़ के नीचे जाती है और कहती है, नेबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि धरे जा, अर्थात नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घरे जाओ। बोडाल गांव का 60-65 वर्षीय मानसिक रूप से बीमार सज्जन जो शूटिंग करने वालों के लिए कहता है कि इन्हें लाठी से मारो, उसे हम कहकर पुकारते थे। उसको कहते थे सुबोध दा। सुबोध दा जो थे वही कहते थे कि इनको लाठी से मारो। सुबोध दा के अनुसार उनके दुश्मन कौन थे? रूजवेल्ट जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, हिटलर जर्मनी का तानाशाह, अब्दुल गफ्फार का सीमांत गांधी। इनको इन्होंने अपना दुश्मन माना था। भूपेन बाबू की बोलती बंद हो गई थी कमरे में वास्तु सबको देखकर। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 4, जिसके रचयिता हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी को ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में होता है। इन्होंने कौन कौन से पत्रों का संपादन किया था? वो है अखबार-ए-सुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि पत्रों का संपादन इनके द्वारा किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। इनकी मृत्यु सन 1907 ईस्वी को हो जाती है। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी थी। विधिवत शिक्षा मिडिल स्कूल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक माने जाते हैं। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार माने जाते हैं। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार मानी जाती है। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उनमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी माने जाते थे। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति जो है शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश माना जाता है। यह पाठ वायसराय करजन जो 1899 से 1904 फिर 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहा था। उनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में कौरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर करजन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग
से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी और नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना माना जाता है। हम इस अध्याय में वे कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चिरस्थायी, हमेशा रहने वाला या टिकाऊ। करुणोत्पादक, करुण धन उत्पादक मतलब करुणा उत्पन्न करने वाला। दुखित, पीड़ित या जिसे कष्ट हो। दुख में इत प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। विषाद, दुख या उदासी। आविर्भाव मतलब प्रकट होना। दुखांत मतलब जिसका अंत दुखद हो। सूत्रधार, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। सुखांत, जिसका अंत सुखद हो। सुखांत में दीर्घ स्वर संधि है। सुख धन अंत, सुख धन अंत। इस सुख में ए और आगे का ए दोनों मिलकर आ बन जाता है, तो ये आ की मात्रा इसमें लग जाती है। लीला में नाटकीय, सारांश, सार धन अंश मतलब निष्कर्ष या निचोड़, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। पटकनी मतलब चित कर देना। तिलांजलि मतलब त्याग देना। पायमाल मतलब दुर्दशाग्रस्त या नष्ट। आरा मतलब आरा, अदना मतलब छोटा सा या हे तुच्छ निम्न। विच्छेद मतलब टूटना। ताब मतलब सामर्थ्य। संभाषण, बातचीत या प्रहरी का संकेत शब्द। प्रलय, विनाश। चिरस्थायी, टिकाऊ। वक्तृत्वता मतलब वाक्पटुता। दिवालिया, कंगाल। हाकिम, शासन। पायमाल, दुर्दशाग्रस्त। तिलांजलि, त्याग देना। तिल धन अंजलि, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। आरा, आरा, ताप, सामर्थ्य, बदौलत, कारण या कृपा। विषाद, दुख या उदासी। विदाई संभाषण जो व्यंग्य करती है वो किसका अंश है? वो है शिव शंभू के चिट्ठे का अंश। यह व्यंग्य किससे संबंधित है? तो ये व्यंग्य वायसराय लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, जो 1899 से 1904 ईस्वी तक वायसराय रहते हैं। उसके बाद में 1904 को दोबारा वायसराय बनते हैं, मगर 1905 में उनको हटा दिया जाता है। कर्जन के विदाई के समय लेखक ने बताया कि विदाई के समय पशु पक्षी भी उदास होते हैं। तो ये क्यों बताया गया था? शिव शंभू ने बलशाली गाय पुरोहित को दे दी। वह कमजोर गाय को हमेशा सींगों से मारती थी, परंतु उसके जाने से कमजोर गाय उदास हो गई और उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया। तो ये इसकी तुलना लॉर्ड कर्जन के विदाई भाषण से की गई है। कर्जन के कारण भारतीयों की स्थिति कैसी हो गई थी? गर्म तवे पर डाली गई पानी की बूंद के समान। भारतीय प्रजा ने कर्जन को हमेशा किसका दर्जा दिया? ईश्वर व महाराज एडवर्ड के बाद। कर्जन ने भारत देश का दिवाला निकाला, बेकानूनी कानून लागू करके। कर्जन ने भारत को पतन की तरफ धकेला। एक तो शिक्षा को दुर्दशाग्रस्त बना दिया, स्वाधीनता को इन्होंने नष्ट कर दिया, बंगाल का इन्होंने विभाजन कर दिया। इन तीनों कारणों के कारण इन्होंने भारत देश को पतन की ओर धकेल दिया। कर्जन की जिद के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए गए। एक तो केसर जो रोमन तानाशाह, एक जार जो रूस का तानाशाह था, एक नादिर शाह जो ईरान का तानाशाह। उनके उदाहरण इसकी जिद के सामने प्रस्तुत किए गए। लेखक ने भारतीय प्रजा को बताया, दुष्ट व कष्टों की अपेक्षा परिणाम पर ध्यान देने वाले। लेखक ने कर्जन की विदाई के समय सुल्तान राजकुमार का उदाहरण दिया कि उस राजकुमार ने नवरगढ़ में चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक काम किया।
तथा वहाँ की प्रजा से ढेर सारा प्यार उसने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार ये अध्याय भी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।